हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस अड्ड पे। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जीएस वर्ल्ड के द्वारा प्रोवाइड कराए गए करंट अफेयर के बारे में। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए होगा क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको आपको दिया गया है। और इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि 2021 से रिलेटेड सारे करंट अफेयर को कवर किया गया है। तो इसमें हम लोग टोटल A to Z यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो एक एक करके चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ये समसामयिकीय है 2021 से रिलेटेड है और इसमें ये सब सारे मुद्दे हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम होगा और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होगा, प्लस आपका रिपोर्ट है सूचकांक से रिलेटेड, अभियान, पहल, मोबाइल ऐप, पोर्टल्स और केंद्रीय बजट। और उसके बाद आप यूँ कह सकते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण को भी इसमें इंक्लूड किया गया। योजनाएं जितनी रही हैं भारत सरकार की उनको भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि अभी आपका वर्तमान समय में जो SSC GD से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं उसमें बहुत सारी योजनाओं के ईयर पूछे जा रहे हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। और खेल घटनाक्रम भी इसमें आ जाएगा, सारी पॉइंट्स यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ये इम्पोर्टेंट जो मेन करंट अफेयर स्टार्ट होता है राष्ट्रीय घटनाक्रम से रिलेटेड, फर्स्ट अध्याय में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो करंट अफेयर रहा है उसमें आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो आपका केंद्रीय वाला जो रहा है ना, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, तो इसमें हमें जानने की क्या ज़रूरत है। देखो, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2009 का अधिनियम रहा है। इस अधिनियम में चेंजिंग की गई, अमेंड किया गया। और अमेंड करने के बाद क्या किया गया है कि हमारा जो अभी यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, अब ये कौन सा यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी जो हमारा बनाया गया है ये जो लद्दाख है, तो लद्दाख वाले यूनियन टेरिटरी में हम एक जो है कि क्या करेंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे जो केंद्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी होगी। ऑलरेडी आप ये जानते हैं कि जो यूनिवर्सिटी होती है वो कई तरीके की यूनिवर्सिटी होती है। कुछ राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटी होती है, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है, कुछ ओपन यूनिवर्सिटी होती है और कुछ केंद्रीय यूनिवर्सिटी होती है। तो ये चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 के माध्यम से हमने लद्दाख में एक यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन किया, उसको बनाया है। अब देखिए, एक दूसरा पॉइंट इसमें और अच्छा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है कि इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या होगा। तो हमारे पास एक सिंधु नदी है ना, तो इस सिंधु नदी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो किसी नदी के नाम पे रखी जाने वाली यूनिवर्सिटी पहली होगी, है ना, मीन्स ये कह सकते हैं उसका नाम पहला होगा। तो सिंधु यूनिवर्सिटी के नाम से ये ज़्यादा जानी जाएगी। अब उसके बाद एक फैक्ट आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कितने जो है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय रहे हैं और प्रथम विश्वविद्यालय कौन रहा है। तो आप देखिए, प्रथम तो आप BHU को कह लीजिए, ये आपका BHU है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। प्लस आप ये कह सकते हैं कि टोटल कितना है, 6 है। तो इस 6 वाले को ही याद करने की ज़रूरत है। तो आप यूँ कहेंगे कि 6 कौन कौन है, तो एक तो इलाहाबाद हो गया, फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, एंड आल्सो यू कैन से कि जो आपका बनारस यानी BHU है ये भी आपका आ जाता है। फिर उसके बाद झांसी है, फिर उसके बाद आपका जो है कि भीमराव अम्बेडकर वाला आ जाता है, और फिर उसके बाद एक रायबरेली में है उड्डयन से रिलेटेड। तो इस तरीके से कुल हमारे उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। तो ये न्यूज़ में रहा, इसको आपको जानने की ज़रूरत है। चलिए ठीक, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन का जो प्रोविज़न अगर आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 356। अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये चीज़ें मिलेगी कि 356 का प्रयोग करते हुए जो आपका राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति नहीं बल्कि आप यूँ कह सकते हैं कि जो राज्यपाल होता है वो रिपोर्टिंग करता है राष्ट्रपति को, और वहाँ पे क्या किया जाता है कि ये राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है और उसका सारा कामकाज जो होता है उसी के हैंड से होता है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश रहा है, और केंद्र शासित प्रदेश में आप यूँ कह सकते हैं कि वहाँ पे जो वी नारायण स्वामी थे, उनकी कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने जो है कि विश्वास मत जो है कि प्रस्तुत किया और जो है कि उसको जुटा पाने में असमर्थ रहे, और असमर्थता की वजह से यहाँ पे जो है कि टी सुंदरराजन ने क्या किया कि वो केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी में वो कर दिया, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। तो ये चीज़ें आपका यहाँ से होकर के आती है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोविज़न से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। केंद्र शासित प्रदेश 1963 अधिनियम 239A प्रावधान के अनुसार संसद द्वारा नियमित किया जाता है, ये तो आपका उससे रिलेटेड हो गया। और कुछ निर्णय रहे हैं, राजमन्नार समिति हो गया, वो मई फैसला हो गया कि ये आपका उसकी समीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो उससे मतलब है। पूंछी आयोग की बात आ जाए तो उसमें आप ये कहिए कि ये केंद्र और राज्य के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए राजमन्नार भी हो गया और विचलया समिति भी या आयोग कह सकते हैं। ये सब आपका केंद्र शासित प्रदेश सॉरी केंद्र और उसके बाद जो आपका सेंटर उनके बीच में स्थापित करने के लिए, संबंध अच्छा स्थापित करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई है। तो ये चीज़ें आपको
करने की ज़रूरत है। उसके बाद है मॉडल किराएदारी कानून यानी मॉडल टेंडेंसी एक्ट 2021। तो इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आप इसको जो है कि समझ लीजिए कि एक तो सबसे बड़ी बात ये जो है कि आवास एवं शहरी मंत्रालय के अधीन आती है। तो यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी स्वतंत्र प्रभाव इसमें आ जाता है, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र पर लागू होती है। और यहाँ पे देखिए क्या क्या प्रोविज़न दिए है इसमें। प्रावधान अगर आप देखेंगे तो ये प्रावधान आपका क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए अधिकतम सीमा की, यदि कोई व्यक्ति मकान किराए पे लेता है तो उसकी अधिकतम डिपॉजिट क्या होगी, तो ये एक बहुत ही अच्छा इसमें प्रोविज़न किया गया है। परिषद खाली करने की शर्त होगी कि भाई कितने दिन में आप खाली कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। लिखित समझौता अनिवार्य है कि आप कहीं पे जो है कि मकान वगैरह ले रहे हो तो उसमें आपका लिखित समझौता का होना ज़रूरी है। स्वतंत्र प्राधिकरण और रैन कोड की स्थापना, और जिसका नेतृत्व डिप्टी कलेक्टर या समकक्ष अधिकारी के माध्यम से भी किया जाएगा, ये भी अच्छी है। मकान मालिक द्वारा 24 घंटे पूर्व सूचना देना कि भाई आप जो है कि यदि किसी का मकान खाली करा रहे हो तो उसको 24 घंटे पूर्व सूचना दो, ऐसे ही नहीं कि आप आओ उसके बाद उसको हटाने का प्रावधान कर दो। तो ये चीज़ भी उसमें अच्छी है। मकान मालिक और किराएदार दोनों के अधिकार तथा दायित्व का वर्णन किया गया है कि मकान मालिक क्या कर सकता है, प्लस आप ये कह सकते हैं कि उसमें जो आपका किराएदार है वो क्या कर सकता है। तो यहाँ पे आप यूँ कह सकते हैं कि ये जो मॉडल टेंडेंसी एक्ट रहा है ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होती है किराएदार और उसके बाद जो है कि जो उसमें किराएदार रहता है और स्वामी के बीच में जिसका मकान होता है। तो उस सब सारी चीज़ों को लेकर के इसमें थोड़ा बहुत अमेंड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ हियर कि आप ये कह सकते हैं कि अभी हाल ही में जो है कि 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों में क्या हुए, चुनाव हुए। याद करने की क्या ज़रूरत है, सबसे पहले तो आपको यही याद करने की ज़रूरत है कौन कौन से ऐसे राज्य हैं। तो राज्यों में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि ये जो असम राज्य है और पश्चिम बंगाल। तो एक तो आपका सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल वाला जो रहा है वो ये रहा है आपका, इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये वाला जो आपका सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी मेरा पश्चिम बंगाल वाला। फिर ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, इसको भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं असम वाले। हालांकि इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो और राज्य हैं जिसमें हम थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सीट जानने की ज़रूरत है। 294 सदस्यीय ना विधानसभा जो है कि यहाँ पे है, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। तो ये चीज़ याद करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट पार्टी जो रही है वो तृणमूल कांग्रेस रही, और तृणमूल कांग्रेस एक जो है कि नेशनल लेवल की पार्टी रही है, तो इसको भी थोड़ा सा याद करने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी वहाँ पे रही है। बाकी आप यहाँ पे जो है कि अदर किसी भी पार्टी का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देख सकते। तो ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत है। जो विधानसभा की सदस्य सीट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है, 294 सीट। आप यहाँ पे इस चीज़ को याद करने की कोशिश कीजिए, बाकी इसमें कोई बहुत ये नहीं है। आसाम की अगर बात करें तो अभी इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि 226 सीटें रही हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरकार फिर से बना रही है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो आपका नंबर ऑफ विधानसभा है, ये 226 ही यहाँ पे टोटल क्या है, सीट है। बाकी इसमें जो डिस्कशन करने वाले पॉइंट हैं, अगर हम पश्चिम बंगाल के संबंध में देखें तो ये ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार बनी हुई है। और अगर आप थोड़ा सा इसमें देखें तो पॉलिटिक्स में जो महिलाओं की प्रेजेंट देख रही है वो उसमें एक काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में आप यूँ कह सकते हैं कि आ रही है। तो ममता बनर्जी को आप देख सकते हो। और नंदीग्राम सीट से इन्होंने जो है कि क्या किया कि ये इसीलिए कंट्रोवर्सी वाला भी पॉइंट रहा, ये तो अपना मुख्यमंत्री बन सकती है क्योंकि इस तरीके के प्रोविज़न हमारे इंडिया में हैं कि वो मुख्यमंत्री तो बन सकते हैं। सो यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी रहे जिन्होंने क्या किया कि इनको इलेक्शन में हरा दिया। तो ये थोड़ा सा आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ममता बनर्जी लगातार वहाँ से जो है कि मुख्यमंत्री के पद पे रहती थी और इलेक्शन उठी और वहाँ से जो है कि नंदीग्राम सीट रही, उसमें से उन्हीं के सहयोगी कभी रहा करते थे शुभेंदु अधिकारी। बट अब ये जो है कि भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है कि इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं और ये ममता बनर्जी को हरा देते हैं। तो राज्यपाल अगर देखें तो ये आपका जो एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं। तो राज्यपाल जो है इसमें आप देख सकते हैं जगदीप धनखड़ जो रहे हैं, ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड। तो ये इसमें इतना समझने की कोशिश करनी है। और उसके बाद जो है कि आपका यहाँ जो बने हुए हैं आसाम के अंदर वो हिमंत बिश्व व शर्मा पहली बार जो है कि बने हुए। बाकी और कोई चीज़ है इसमें जो है कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने वाली नहीं। केरल में 140 सदस्यीय सीट रही है तो विधानसभा में केरल के बारे में आप जानते हैं। पी विजयन जो है कि दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और राज्यपाल यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान रहे हैं। तो ये वाला आपका जो पॉइंट है इसको याद करना है, ये याद करना, और बाकी ये जो सीट है इसको याद करना।
तमिलनाडु में अगर देखेंगे 234 सदस्यीय सीट रही है और के स्टालिन जो कि पहली बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, मेन ये चीज़ें आपका कभी कभी आपका पूछा जाता है सुमेलित करने के लिए। और के स्टालिन जो है कि यहाँ पे बने हुए हैं। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं, बट कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ वनडे एग्जामिनेशन के लिए ठीक ठाक है। और पुदुचेरी में तो ऑलरेडी आप जानते हैं, मैंने जस्ट बताया कि यहाँ पे जो है कि एन रंगास्वामी चौथी बार जो है कि भाजपा के समर्थन से पहली बार मुख्यमंत्री बने। चलो इसमें कोई ये नहीं है, बस यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका दिख रहा है, इसको हम डिस्कशन करते हैं। चिकित्सीय गर्भपात संशोधन विधेयक 2020, इसमें है क्या? पहले हमारे पास क्या होता था कि जो हमारे पास गर्भपात से रिलेटेड पॉइंट्स होता था वो कम समय के लिए होता था, और इसमें हमने संशोधन किया। और ये चिकित्सीय गर्भपात संशोधन विधेयक 1971 का है, और इसमें हमने जो है कि अमेंड किया, ठीक। तो वो जो है कि हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये तो कोई नहीं इम्पॉर्टेंट है कि कब जो है कि लोकसभा में पास हुआ और कब राज्यसभा में पास हुआ। तो आगे यहाँ पे जो इसका प्रोविज़न दिया गया, ये प्रोविज़न है, वो प्रावधान है, इसको हम देखते हैं। ये प्रोविज़न क्या है? देखो, ये तो पहली बात ये है कि विधेयक में 24 सप्ताह तक भ्रूण के गर्भपात की अनुमति देगी। पहले आपका ये कम होता था, वो ये 24 सप्ताह याद करना, और फिर उसके बाद ये 12 सप्ताह के भीतर किया जाता है। तो गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता होगी। तो ये मेडिकल बोर्ड बनेंगे, इसमें एक स्त्री रोग विशेषज्ञ होगी, एक बाल रोग विशेषज्ञ होगा, एक रेडियोलॉजिस्ट और सोनोलॉजिस्ट, और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित। तो ये एक मेडिकल बोर्ड बनेगा, तब आप जो ये गर्भपात करा सकते। इस विधेयक में राज्य स्तर के मेडिकल बोर्ड के गठन का प्रावधान किया गया है, और ये निर्णय लेना कि यदि भ्रूण में किसी तरह विशिष्ट विरूपता पाई जाती है 24 सप्ताह के बाद भी गर्भपात किया जा सकता है। तो ये भी प्रोविज़न है ऐसे। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि इसमें ज़्यादा याद करने वाली चीज़ क्या है, फोकस करने वाली 24 सप्ताह ये याद करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, ये जो आपका आता है, इसको हम बोलते हैं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021। तो NCR कैपिटल रीजन के बारे में हम देख लेते हैं। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं LG जो रहा है ना इसमें, और प्लस आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री रहे हैं उन दोनों के बीच में काफ़ी टसल्स रही हैं, और उसको देखते हुए यहाँ पे थोड़ा सा अमेंड किया गया है। यानी कुछ पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नेशनल कैपिटल रीजन में सरकार से तात्पर्य क्या होगा। तो नेशनल कैपिटल रीजन का मतलब दिल्ली, तो दिल्ली में जो है कि आपका सरकार का मतलब पहले कुछ और होता था, अब इस अमेंडमेंट के बाद से आपका जो है कि उपराज्यपाल ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि इसमें आपका होगा। तो ये एक अच्छा इसमें प्रोविज़न आप कह सकते हैं, याद करने वाली बात। दिल्ली विधानसभा को जिन मामले में कानून बनाने की शक्ति है, अब वे सभी उपराज्यपाल की विवेकाधीन होंगी। तो ओवरऑल अब ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पावर राज्यपाल को यानी उपराज्यपाल को ज़्यादा देंगे। सरकार मंत्री द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय पर कार्रवाई करने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेगी। तो यहाँ पे हमने पावर को बढ़ा रखा है, किसकी पावर को बढ़ा रखा है? हमने उपराज्यपाल की पावर को ऐसा बढ़ा रखा है। तो नेशनल कैपिटल रीजन के बारे में आप जान रहे होंगे कि ये हमारा दिल्ली है, और यहाँ पे आपका हरियाणा, और यहाँ पे आपका राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इनके एरियाज़ को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इसमें अलग अलग जगहों से अलग अलग पॉइंट में इसको रखा गया है, तो वो नेशनल कैपिटल रीजन होता है। बहरहाल इस जो संशोधन किया गया नेशनल कैपिटल रीजन क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 में OLG के पावर से संबंधित है। तो यहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। अब देखिए दिल्ली की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, थोड़ा सा आप इसको GK से रिलेट कर सकते हैं। तो ये तो आपका पहला वाला पॉइंट हो गया, तो इसको हमें याद करने की ज़रूरत। दूसरा पॉइंट ये कि 1991 में 69वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए गए, यानी 69वां संविधान संशोधन करके हमने क्या किया 239AA जोड़ दिया। तो इसमें आपका एक पॉइंट्स हो गया। और इसके तहत एक विधानसभा सहित दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया कि दिल्ली में एक विधानसभा होगी और ये केंद्र शासित प्रदेश होगा। मौजूदा अधिनियम के अनुसार दिल्ली विधानसभा को लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सभी मामले में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो अभी जो वर्तमान में स्थिति रही वो तो यही रही कि भाई आपका जो है कि कहाँ कहाँ पे आप कानून बना सकते हो और कहाँ नहीं बना सकते हो। तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट पता लगेगी कि ये लोग जो आपके दिख रहे हैं लोक व्यवस्था, इस पे प्लस आपका जो पुलिस है इस पे, प्लस आपका भूमि, ये तीन चीज़ों को छोड़ दीजिए। इस पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है? ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है कि सेंटर क्या कर सकती है, इस पे कानून बना सकती है। बट अभी कुछ टसल्स चल रहे थे जिसकी वजह से इससे भी ज़्यादा जो है कि पावर उपराज्यपाल को दिल्ली के अंदर दी गई है। अब उसके बाद यहाँ पे जो हमारा नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ वर्डिक्ट रहे हैं। तो ये वाली चीज़ें आप देख पा रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बड़े अच्छे फैक्ट अपने दिए हुए हैं अपने वर्डिक्ट में। एक तो सबसे बड़ी बात है कि पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि के अलावा अन्य मुद्दे पर उपराज्यपाल की सहमति आवश्यक नहीं है।
यदि कोई आप कानून बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप जो है कि एलजी से जा कर के परमिशन लो कि नहीं ठीक है हम इस पे जो है कि काम करना चाह रहे हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट है कि भाई 2-3 चीज़ को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी चीज़ें उसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जा करके उपराज्यपाल की अनुमति लो। तो ये चीज़ एक इसमें आप कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट जो सिनेरियो हो रहा है उस अमेंडमेंट के आने से पहले। देखिए दूसरा है कि मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए निर्णय के बारे में उपराज्यपाल को सूचित करना आवश्यक होगा। तो मंत्रिपरिषद द्वारा किए गए निर्णय के बारे में उपराज्यपाल को सूचित करना ये भी अच्छा एक प्रोविज़न इसमें ऑलरेडी पहले से मौजूद है। उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के लिए बाध्य होंगे कि मीन्स आपका जो वहाँ पे मंत्रिपरिषद बनेगी उस मंत्रिपरिषद में जो कुछ भी डिसीजन होगा वो आपका एलजी के लिए क्या होगा, बाइंडिंग होगा कि नहीं, उसको मानना है। तो ये आपका दिल्ली से संबंधित है। अगला पॉइंट है भारत में राज्यों के राज्यपाल। तो कोई बहुत ज़बरदस्त तो नहीं कह सकते, इसमें कोई बहुत अच्छे प्रोविज़न्स नहीं दिए। हाँ थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं कि ये हमारा प्रोविज़न राज्यपाल को लेकर के क्या है। तो संविधान में राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए वो कहाँ पे है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि संविधान जो हमारा है इस संविधान में प्रोविज़न किया गया है कि 152 से लेकर के 162, तो यहाँ पे ये प्रोविज़न हमें देखने को मिलता है। अब देखिए एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ पे आप ये कैसे 7वें संविधान संशोधन किया गया 1956 में किया गया, और एक व्यक्ति को क्या किया जा सकता है कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्ति किया जा सकता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ भी इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो स्टेटमेंट वाले जो सवाल आते हैं उसमें आप ये कह सकते हैं कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के अनुसार क्या किया गया प्रोविज़न। तो वो 7वां संविधान संशोधन था, ठीक, इसमें ऐसे प्रोविज़न किए गए। नियुक्ति तो ऑलरेडी आप ये जानते हैं कि राष्ट्रपति के माध्यम से किया जाता है, 5 साल का कार्यकाल होता है और ऐसा भी नहीं है कि ये परमानेंट होते हैं, जब चाहे हटाए जा सकते हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि प्रसाद पर्यंत इनका पद होता है। तो ये भी अच्छे प्रोविज़न इसमें आप कह सकते हैं राष्ट्रपति से संबंधित यहाँ पे ये चीज़ें होगी। तो यहाँ पे कोई करंट से रिलेटेड तो पॉइंट इशू है नहीं, इसमें आप यूँ कह सकते हैं कि ये आपका जो है कि पॉलिटी से रिलेटेड है, क्या प्रोविज़न है राज्यपाल को लेकर के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। आफ्टर दैट यू कैन से दैट कि अभी जस्ट हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आपके लिए हो सकते हैं कि कुछ लोगों को नियुक्त किया गया है राज्यपाल के रूप में राष्ट्रपति के द्वारा। तो बनवारी लाल पुरोहित हैं, तो इनको आप याद कर सकते हो कि ये जो व्यक्ति रहे हैं ये तो आपका इधर से रहे, ठीक, बनवारी लाल पुरोहित। और RN रवि जो रहे ये तमिलनाडु से रहे हैं और जगदीश मुखी नागालैंड से रहे हैं। अगस्त 2021 में मणिपुर और जुलाई 2021 में राष्ट्रपति द्वारा अन्य 8 राज्यों में भी जो है कि राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। तो वो आपके क्या हो सकते हैं कि संबंधित स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वनडे एग्जामिनेशन के लिए भी। अगर ये मुद्दा करंट में है तो में भी हो सकता है कि आपको सुमेलित करने के लिए और डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि कौन किस राज्य का उपराज्यपाल या राज्यपाल जो है कि बनाया गया। तो एक निगाह यहाँ पे भी देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे लोग हैं। आप इसमें अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, कोई इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का कह दीजिए, डॉक्टर हरिबाबू कम्बती को जो है कि मिजोरम का, बंडारू दत्तात्रेय को जो है कि हरियाणा के, हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र दिवसनाथ और लेकर हो गए, और उसके बाद मध्य प्रदेश में, गोवा में, त्रिपुरा में, झारखंड में, इन सब सारी चीज़ों को आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। कोई बहुत ये नहीं है, बस एक निगाह आपको इस पर होनी चाहिए। अब तो ऐसे PCS में सवाल उतने जो है कि आते नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो गई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जो है कि डिस्कशन करते हैं। ये नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो होगा ये आपका कौन सा पॉइंट्स होगा, ये पश्चिम बंगाल में विधान परिषद का गठन संबंधित प्रावधान जो कि प्रस्ताव पारित किया गया है। ये अच्छा आपके लिए होता है, पॉलिटी के वो पॉइंट से भी काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है कि आपका जो है कि किसी भी राज्य में जो ये चीज़ें बनाई जाती है वो किस तरीके से होती है। तो यूँ कह सकते हैं कि ये जो चीज़ें होती हैं ये तो आपका संसद के माध्यम से ही कंप्लीट होती है, बट आई थिंक्स दैट इसके पूरे प्रोविज़न देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि आपका विधानमंडल आप राज्यों में पढ़ते हो, तो राज्य में विधानमंडल का मतलब क्या होता है कि एक आपका विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है और राज्यपाल होता है, इन तीनों लोगों से मिलकर के बनती है। लेकिन विधान परिषद कहीं पे नहीं है तो उसमें आप यूँ कह सकते हैं कि 2 लोगों से ही मिलकर के बनती है। एक विधानसभा हो गया प्लस आप ये कह सकते हैं कि राज्यपाल, इन दोनों से मिलकर के आपका राज्य में विधानमंडल का गठन होता है। बट अगर मान लीजिए कि आप सेकेंड जो हाउस है उसको बनाना चाह रहे तो उसके लिए आपको करना क्या है। वैसे पश्चिम बंगाल में ये था नहीं, तो पश्चिम बंगाल ने इसके लिए प्रस्ताव पारित किया है। देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक जो आर्टिकल है ये है आपका अनुच्छेद 169। इसके तहत आप कर क्या सकते हो कि इस चीज़ को आप बना भी सकते हो, ठीक ना, विधानसभा का सृजन भी कर सकते हो, एंड आल्सो यू कैन से दैट कि इस चीज़ को आप समाप्त भी कर सकते हो।
तो ये आर्टिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए, इसे आपको क्या करना है, याद करने की 169। नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखें इसमें और क्या कहा गया, एक ये वाला अनुच्छेद याद करने की ज़रूरत है। 171 खंड का के अनुसार विधान परिषद वाले किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य के विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो 1/3 इसमें रखने के प्रोविज़न की बात कही गई कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 1/3 किसका 1/3, जो आपकी विधान सभा है ना, उस विधान सभा का आप क्या कर सकते हो, 1/3 अपने विधान परिषद में रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ, मैक्सिमम की बात है, ये आपका जो है कि मैक्सिमम की बात है। उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, तो इस 403 सीट का 1/3 मैक्सिमम आप कर सकते हो। बट उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो है उसमें आपका 403 प्लस आपका विधान परिषद में 100 से ज़्यादा नहीं है। अब एक फैक्ट यहाँ पे और याद करने की ज़रूरत क्या है, ये ज़रूरत ये है कि अभी वर्तमान समय में हमारे पास जो है कि कहाँ कहाँ पे विधान परिषद हैं। तो ये विधान परिषद कोई बहुत ज़्यादा जगहों पे नहीं, इन 6 जगहों पे देखिए, ये 3 तो ये हो गए, 3 ये हो गए। कौन कौन हो गए, एक है आपका जो है कि आंध्र प्रदेश, एक है तेलंगाना, एक है उत्तर प्रदेश और एक है बिहार और एक है महाराष्ट्र और एक है आपका कर्नाटका। सो ये आपके पास हैं। कभी कभी आपसे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऐसी जगह है जहाँ पे आपका विधान परिषद नहीं है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। हम अगला जो है कि आपको अगली वीडियोस में कवर करेंगे और कंटिन्यू हम आपको जो है कि आरओ या आरओ तक की परीक्षा के लिए ये करंट अफेयर कवर करा देंगे, क्योंकि आपका 5 दिसंबर को आरओ की परीक्षा होनी है। और इसे से रिलेटेड मैं यदि समझता हूँ तो कि यहाँ से अच्छे खासे आपके कवर हो जाएंगे, इसमें कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, अब तक के लिए थैंक यू।